बस्तर में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस ने गरीबों को किया नजरअंदाज, बीजेपी ने दिया उनका हक। हरियाणा में बीजेपी को लगा झटका, बीरेंद्र सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कल कांग्रेस में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के वर्धा में सीएम योगी की जनसभा, बोले यूपी में पिछले 7 सालों से नहीं हुआ कोई दंगा, फिर से बनेगी सरकार। यूपी में ईद नवरात्रि को लेकर प्रशासन अलर्ट, धार्मिक आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति, संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, घर में सो रहे 2 बच्चियों की जलकर मौत, मां बेटा गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने स्पष्ट कर दिया कि उनके स्थान पर अब बदायूं लोकसभा सीट से उनके बेटे आदित्य यादव उम्मीदवार होंगे। साथ ही यह भी कह दिया कि आदित्य यादव नवरात्र में अपना नामांकन करेंगे। इसके लिए पंडित जी मुहूर्त भी निकलवा रहे हैं। अब तो आप लोग समझ ही रहे बात को, तो घोषणा कब तक होगी? चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक बात है। ये उसकी घोषणा कुछ घोषणा कर रहे। यहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं ना, एवा भी लग सकता है। अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ जाएंगे, उनमें नामांकन हो जाएगा, बहुत जल्दी नामांकन हो जाएगा। इसमें लोगों की भावनाएं आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा दी? रोज गए खबर, कौन सा है बात, रोज की रोज खबर पहुंच जाती है। तो ज्यादा ये माना जाए कि 9 दुर्गों में प्रत्याशी जो रह गए सबकी घोषणा हो जाएगी। सबकी घोषणा हो जाएगी, नवरात्रि में सबकी घोषणा हो जाएगी। नॉमिनेशन के लिए कोई दिन तय किया है? चाहे आपने क्या स्पेशल दिन तय किया है या पंडित जी से पूछ ले, पंडित जी से पूछ? आज ही पूछ लेंगे, लेकिन नवरात्रियों में पूछे तो ज्यादा अच्छा है। नवरात्रि शुभ दिन होते हैं ना, उन्हें शुभ दिनों में पर्चा भरना है और शुभ दिनों में पूछ लेंगे। अच्छा, बीजेपी कैंडिडेट ने अभी कहा कि जैसी मैं आया तभी चाचा अपना नाम वापस लेने को लग गया। उनको लग रहा है कि यहाँ से शायद उनके लिए चीजें अच्छी नहीं होंगी। प्लस आपने सुना ही होगा कि उन्होंने अभी आप पे एक टिप्पणी भी कर दी थी कि शिवपाल जी थोड़ी गुंडई उनके स्वभाव में है, गुंडों के सरदार है। तो उनको अगर हम गुंडे लगते हैं तो वो हमारे चेला है। और तो देखिए बीजेपी में महिलाओं का कितना अपमान होता है ना, आपने देखा ही है। जो यहाँ से सांसद थे उनका कितना अपमान हुआ है, और वो देखने ना हमारा साथ देंगे, समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। उनके पिताजी भी साथ देंगे आपका? हाँ, पिताजी तो बड़े नेता हैं, देंगे। अच्छा जी, एक सवाल और मैं पूछूंगा आपसे, जैसे कि आगे घटना 2 दिन पुरानी है, बीजेपी के जो प्रत्याशी है सहसबाग में, उनके प्रोग्राम में फायरिंग हुई थी, जिसमें प्रशासन ने क्लीन चिट दी थी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन अधिकारियों ने ये कहा कि मुर्गा छाप वाला पटाखे थे। हमने उनसे पूछा भी था, कि आप वहाँ पर थे कि आपने उसका रैपर देखा कि मुर्गा छाप थे या कोई और? अच्छा, उन्हें ये पूछिए, आवाज में अंतर होता है, पटाखे की आवाज में अंतर होता है, असले के फायर में अंतर होता है, सब में अंतर होता है ना। तो प्रशासन है दबाव में। तो अच्छा, जो भी ये लोग आ रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर आ रहे हैं, केवल प्रशासनिक के बल पर और प्रशासन को दबाव देने आ रहे हैं। वोट तो है नहीं इनका, प्रशासनिक, प्रशासन का जीतना चाहते हैं, प्रशासन का तो नहीं जीत पाएंगे। उदाहरण है मैनपुरी का, उदाहरण है घोसी का, प्रशासन तो जीत पाए, नहीं जीत पाए। और यहाँ देखना निष्पक्ष चुनाव होगा, बेईमानी तो होनी ही नहीं है। शिवपाल यादव ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटने पर निशाना साधा और कहा कि उनका अपमान हुआ है, बीजेपी महिलाओं का अपमान होता है।
इस बयान पर बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य ने पलटवार करते हुए कहा, शिवपाल यादव का इतिहास देख लो, वो गुंडों के सरदार हैं। संघमित्रा मौर्य बीजेपी के साथ ही हैं और हमारे साथ ही रहेंगी। देखिए, उनके इतिहास के बारे में सब जानते हैं। मैंने उनको कहा कि वो गुंडों के सरदार हैं, तो ये उनके शासनकाल की जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल था, उस सबको आप देखिए और उनके बारे में पता करिए। वो गुंडों को संरक्षण देते हैं। जहाँ तक उनकी बात कही कि मैं उनका चेला हूँ, मेरा तो उनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मैं बीजेपी के संगठन का व्यक्ति, उन्होंने अपना कह दिया, वो जाने, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ, गुंडों को संरक्षण। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक चीज़ और कही है कि भाजपा महिलाओं के संग अन्याय करती है। वर्तमान सांसद संघमित्रा के संग उन्होंने अन्याय किया। और दूसरा पहलू ये भी है कि संघमित्रा जी जिस दिन रोई हैं मंच पे, योगी जी के मंच पे, उसके बाद से आपके साथ दिखाई नहीं दी है। ऐसा है, वो अभी फिर दिखाई देने लगेगी। संघमित्रा जी हमारे साथ है, पहले दिन भी हमारे साथ ही आई थी, मंच पर भी हमारे साथ रही। जहाँ तक उनकी चिंता करने की बात है कि महिलाओं का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस बात की उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पहले वो अपने परिवार का मसला निपटा लें कि भतीजा उन पर कितना विश्वास कर रहा है और वो भतीजे पर कितना विश्वास कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले वो आ गए, 15 दिन यहाँ घूम लिए, घूमने के बाद अचानक जब उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने हार से खुद को बचाने के लिए अब अपने बेटे को आगे किया है। बेटे का भी अभी भतीजा चुनाव में टिकट करेंगे कि नहीं करेंगे अखिलेश जी, इसका भी अभी कोई भरोसा नहीं है। तो अपने घर परिवार का मसला निपटाएं। लेकिन वो कह रहे हैं 1-2 दिन में संघमित्रा आपको हमारे साथ नजर आएंगी, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, कहीं नहीं, संघमित्रा हमारे साथ रहेंगी और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बदायूं में आके चुनाव लड़ाते हैं तो शाक्य वोटों पे कितना असर पड़ेगा? नहीं, उसका मुझे कोई पता नहीं है कि शाक्य वोट पूरा हमारे साथ है और उसके विषय पर मुझे कोई बात नहीं। कोई बड़ी रैली के लिए आपकी बात हो रही है? हाँ, आने वाले समय में बड़े नेताओं की यहाँ रैलियाँ होंगी और जब रैली तय हो जाएगी तो आपको बताया जाएगा। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के संगठन महासचिव अमरपाल मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के गांव जाकर श्रद्धांजलि देने के मामले पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर वे उनके घर नहीं गए थे। वो किसी के जीवन को भी राजनीति से जोड़कर कार्य करते हैं। वहीं सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के मसले पर उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल अपना बंगला बचाने के लिए राज्यसभा गई हैं, जबकि रायबरेली के लोगों ने उन्हें हमेशा सर पर बिठा कर रखा। इस बार रायबरेली में भी कमल खिलेगा। देखिए, रायबरेली की जनता ने गांधी परिवार को हमेशा जो है सिर पे उठाए रखा। आज जब रायबरेली की जनता, मतलब उनको बंगला प्यारा था, इसलिए वो रायबरेली की जनता को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाने का अपना निर्णय किया। इससे रायबरेली की जनता इन कांग्रेसियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। 2024 में प्रचंड बहुमत से हम रायबरेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, ये मैं जरूर कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन कैसे देखते हैं आप? उनका गठबंधन है कहाँ? वो एक परिवार का और एक लूट खसोट भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। उस गठबंधन में देश के प्रदेशों को लूट करके रखने वाले आपस में मिल करके उस गठबंधन को बचाने का काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के अंदर जो है पूरे सने हुए हैं। आज क्या कार्यक्रम है? आप किस कार्यक्रम में आए हैं? मैं जो है अभी सलोन में कार्यक्रम है, अमेठी लोकसभा में कार्यक्रम है, मैं उसी में जा रहा हूँ। कार्यकर्ताओं ने मुझे रायबरेली में जो है अभिवादन के लिए रोका। अखिलेश यादव आज मुख्तार अंसारी के यहाँ गए हैं। अखिलेश यादव क्या है कि हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप बताइए, जब कल्याण सिंह जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, स्वर्ग सिधारे, आप वहाँ पर जाने की तो जो है जहमत नहीं जुटाए। आप जो है किसी के जीवन को भी राजनीति से जोड़ करके अगर चलते हैं तो इससे बड़ी जो है घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता है वोट बैंक की राजनीति है? वो हमेशा इसी राजनीति ही करते हैं। वो इसलिए तो जो है उन्हीं के शासनकाल में कब्रिस्तान हो या जो है बिजली की बात हो, रमज़ान हो, तो सब में वो राजनीति करते थे। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में जब आई तो तय की कि भाई हम सब के लिए जो है समान व्यवहार रखते हैं।
गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आया और इसकी पुष्टि काजल निषाद के पति संजय निषाद ने की। काजल निषाद को लखनऊ के लिए रेफर किया गया। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से ही सपा प्रत्याशी काजल निषाद चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और बेहोश हो गई। फिर उन्हें काफ़ी देर तक होश नहीं आया। उन्हें शहर के स्टार हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनको डिहाइड्रेशन और हाई बीपी का शिकार होने का अंदेशा जताते हुए भर्ती किया। हालांकि अब उन्हें हार्ट अटैक आया है और फिर डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर किया। प्रतापगढ़ में 2 गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान किया। 7 जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार करने का सामूहिक निर्णय लिया। गांव वालों के हाथों में बैनर और तख्तियों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इन दोनों गांव की आबादी लगभग 4000 के आसपास है। वहीं 2000 करीब मतदाता भी हैं और गांव के जनप्रतिनिधि पानी के लिए ग्रामीण वर्षों से प्रशासन से गुहार लगा रहे। बता दें, नगर पालिका के परिसीमन के चलते ग्रामीणों की समस्या बढ़ना शुरू हो गई है। मामला यह है, माननीय आप देखिए 2021 में ग्राम पंचायत का चुनाव हुए। ग्राम पंचायत का जब चुनाव हुआ तो बताया गया कि आप लोगों का जो गावा भरोई का पूर्वा है, ग्राम सभा चिल्बर रंजीतपुर में हुआ करता था, इसको नगर पालिका में ऐड कर दिया गया है। लेकिन उस स्थापन पे सब लोग रुक गए कि हम लोगों का नगर पालिका में है। लेकिन 2023 में जब नगर पालिका का परिसीमन हुआ, उसमें से भी वंचित कर दिया गया। न यहाँ पे नगर पंचायत का चुनाव हुआ नगर पालिका का, न ग्राम पंचायत का। तो सारी सुविधाओं से, चाहे मृत प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो या राशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, जितनी भी योजनाएं हैं सरकार को जो मिलनी चाहिए, सब वंचित है। लगभग 14-15 से यहाँ पे मतदाता है, बेपुरवा है। ये ग्राम सभा पहले चिल्बर रंजीतपुर में हुआ करती थी, लेकिन इस बार न रंजीत ग्राम पंचायत है न नगर पंचायत यहाँ का हो पाया। मांग केवल इतनी सी है, या तो इसको नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया जाए, या ग्राम पंचायत में बगल के सदर ब्लॉक में ऐड कर दिया जाए, या एक नई ग्राम पंचायत का सृजन भी किया जा सकता है। इतने मतदाता हैं यहाँ पे और अब यही शासन प्रशासन से मांग है। काफी इसके पहले एसडीएम को, डीएम को सबको ज्ञापन दिया जा चुका है, संबंधित अधिकारियों को भी और जनप्रतिनिधियों को भी, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो क्या नहीं होगा तो आप लोग वोटिंग नहीं करेंगे? बिल्कुल वोटिंग नहीं करेंगे भाई। पूरी तरीके से हम लोग बहिष्कार कर देंगे वोट के लिए, जितने भी हमारे ग्राम सभा के लोग हैं। अब क्या करेंगे बताइए आप? मतलब कि लोकसभा और विधानसभा का मतदान करते हैं, लेकिन जब सारी सुविधाओं से वंचित हैं, कोई डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होता है तो उसके लिए लोग दर भटक रहे हैं। बैंक में किसी खाता, किसी की पिता भी खत्म हो गए हैं, किसी वृद्धावस्था पेंशन, किसी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है, कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है। प्रकाश यादव। घर पे कोई सुविधा नहीं है, न विधवा पेंशन मिल रही है, न वृद्धा पेंशन मिल रही है, न कोई रोड की कोई संभावना है, न कोई कोनो सुविधा नहीं है। वो छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं। कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको कहीं सुनवाई नहीं होती है। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, पैसा खर्च करे, बस कोई सुनवाई नहीं होती है। तो क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या करने में हमको सब सुविधा चाहिए। क्या वोट का बहिष्कार भी लोकसभा में करने वाले हैं? वोट किस भरोसे दे जाए? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है तो वोट किस भरोसे दिए जाए बताइए। आप लोग वोटिंग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो वोटिंग नहीं करेंगे? कितने लोग हम तो गिनती नहीं किए हैं, लेकिन बहुत लोग 15-16 जो होंगे, लेकिन कोई नहीं जाएगा क्योंकि बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। तो आपने अफसरों से कहा था, तो सुना नहीं उन्होंने? कोई नहीं सुनवाई हुई। हम तो हद से परेशान हुए, हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई, उसके पीछे मैंने बहुत परेशान हुए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता देवी है। बुंदेलखंड के महोबा जिले का एक ऐसा गांव जो पिछले 50 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। कई सरकारें आई और कई अधिकारी भी आते जाते रहे और जनप्रतिनिधि भी बदले, लेकिन आज तक इस गांव को एक पक्की सड़क नसीब नहीं हुई। बीते चुनावों में जनप्रतिनिधियों ने वादे तो किए, लेकिन चुनाव के बाद किसी ने भी इस गांव की ओर ध्यान नहीं दिया।
वहीं अब ग्रामीण इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर अपना आक्रोश जता रहे हैं। सड़क न होने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गांव का विकास तो अधूरा है, साथ ही यहां युवकों की विवाह तक की अड़चनें पैदा हो रही। ग्रामीणों ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर पोस्टर लगवाकर ग्रामीण लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी न करने की बात की। रोड पहले रोड चाहिए अपन को, शादी आदि होती है तो दिक्कत पड़ती है बहुत आने जाने में है। और शादी मतलब आते हैं देखते हैं रोड तो भाग जाते हैं, वहीं दौरिया से लौट जाते हैं, यहाँ आते नहीं हैं। रोड खराब है इसलिए मतलब आते नहीं हैं वो लोग। अच्छा, क्या कहते हैं संबंध वाले आते हैं तो? वो इसलिए कहते हैं कि वो रोड खराब है, रोड हमको सही चाहिए, रास्ता सही नहीं है, इसलिए वो वहीं से लौट जाते हैं। चाहिए रोड चाहिए अपन को, रोड डलेगा सर वोट डालेंगे, रोड नहीं डलेगा सर वोट नहीं डलेगा, रोड नहीं डलेगा। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग ऐसे ही जो चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं? सर पूरा गांव है सर, पूरा गांव है सर। सड़क को लेकर के हमारी ये समस्या सड़क को लेकर के कि जिस सड़क देखिए साहब हमको आने जाने में और बहू बेटी का मतलब तबीयत खराब हो, कुछ खराब हो जाए तो आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है और हमारी कोई सुनता नहीं है। भाई कई एक्सीडेंट होते हैं बरसात में, इतने रोड ख़राब हो जाता है कि हमको निकलना पैदल चलना पड़ता है यहाँ से। सब 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो कब तक चलेंगे। अब किस तरह की मांग है? अब हमारी ये मांग है कि पहले रोड बाद में वोट, तब तक वोट नहीं डलेगा तब तक रोड नहीं डलेगा। लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को भड़काया जा रहा है कि चुनाव का बहिष्कार करें। नहीं ये कुछ नहीं है, भड़काया किसी ने नहीं, हम लोगों की मांग है, वो हमारे सारे गांव की मांग है कि पहले रोड होना चाहिए बाद में वोट। कौन सा रोड है, कहाँ जाता है? सीगोन से दौरिया रोड जाता है, दौरिया बाग में जोड़ता है। कितना किलोमीटर होगा ये 3-3.25 किलोमीटर होगा। कब से समस्या है सड़क? जब से कम से हमारा जन्म हुआ, जब से हम ऐसी देख रहे हैं समस्या को, इसी समस्या को, और तब से लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और कहते हैं अगली बार डलवा देंगे, हम हमारा वोट दो, हम डलवा देंगे, और कोई डलवाता नहीं है। कब किन किन से मांग की आपने डलवाने? हमने सांसद जी से मांग की, विधायक जी से मांग की, हर बार कहते हैं हाँ इस बार रोड डल जाएगा, इस बार रोड डल जाएगा, डलता कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश से हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी तो हमारी स्थिति यहाँ से रोड की बहुत ख़राब है, इसलिए हमको जोन प्रत्याशी मान लो पार्टी हमको रोड डालेगी उसको वोट देंगे। हमारे पूरे गांव की यही मांग है कि पहले रोड और फिर बात है कि पहले रोड डालना चाहिए फिर बाद में वोट चाहिए। हो सकता है उनको आचार संहिता के बाद तो उनको समर्थन प्रभावित जाएगा और लोकतंत्र में सबको वोट देकर के अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। ये तो ऐसा पर्व है जिसमें जो है सभी लोगों को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। किस तरीके की अपील करेंगे आप ग्रामीण को, क्या करेंगे? हम लोग तो चूंकि इस समय आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, सभी लोगों से ये अपील करेंगे और हमारे यहाँ 20 मई 2024 को 5वें चरण में मतदान होना है। सभी लोगों बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लें और जनपद महोबा को प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत करवाएं। जनपद महोबा एक मिसाल कायम करे, तो हमारे यहाँ पिछला गत चुनावों में जो भी हमारे यहाँ मतदान प्रतिशत रहा था उससे बढ़ करके हम मतदान प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं और हमारा स्वीप प्लान भी उस हिसाब से काम चल रहा है। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों के नेताओं और प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में सभाएं करना शुरू कर दिया है। अमरोहागढ़ लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिदीन हुसैन ने अपने क्षेत्र में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें बसपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं बैठक के साथ साथ बसपा प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन ने अपने चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया। यहाँ पर सर्जन नेता है, सर्जन सुबह है, तमाम तरह का बुनियादी डेवलपमेंट होता है, उसका क्षेत्र का अभाव है। कंट्रोला में थोड़ा बहुत औद्योगिक विकास है, बाकी सामाजिक उत्थान के विकास वहाँ भी नहीं है। जनता अगर आपको जिताकर यहाँ लाती है तो क्या क्या योजना रहेंगी जनता के लिए? जनता के लिए योजनाएं सर्वोपरि तो होगी शिक्षा की, लेकिन शिक्षा से को रिलेटेड सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए सफाई के लिए पेयजल, एक दूसरे
संबंधित सहूलियात हैं, सबके बाद इलाके का औद्योगिकरण किया जाएगा, जिससे रोजगार पैदा हो सके। अपने मुकाबले में आप किसको आगे मान के चल रहे हैं? मुकाबले में नेटवर्क कोई नहीं है, लेकिन सेकंड कोई ना कोई होता है, हालांकि काफी पीछे है, वो बहुजन भारतीय जनता पार्टी है। पहला मुद्दा विकास का, सबसे पहले जो हिंदुस्तान की आबादी लायक एहतराम यानी कि महिला, सबसे पहला काम नारी सुरक्षा और महिला उत्थान का होगा, यानी कि सबसे पहले महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाएं सब चीज के लिए ऐसा तमाम कॉमन पर्सन के लिए होती है। सबसे पहले महिला शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। महिला सुरक्षा, नारी सम्मान, ये मेन एजेंडा है। मैनपुरी की थाना पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने खंडहरों के पास झाड़ियों में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए आरोपी फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया और मौके से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। देखिए, जनपद में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो अवैध शस्त्र, अवैध शराब और अवैध ड्रग्स की रिकवरी और उनके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में आज हमारे प्रभारी निरीक्षक करहल ललित भाटी और उनके थाना की टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा है। ये सिकंदर पुत्र सुनील कुमार है, कस्बा करहल का ही रहने वाला है और इसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। इसमें एक अदद देशी राइफल है, एक पौनिया है, 7 अदद तमंचे हैं, 315 बोर, 4 अधबने तमंचे हैं और भारी मात्रा में कारतूस, खोखा कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। तो ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, उसके नीचे किरथुआ पुल के पास एक खंडहर है, वहाँ अवैध तरीके से शस्त्र बनाने का काम कर रहा था, तो इसको गिरफ्तार किया गया है। ये चुनाव के दृष्टिगत एक बड़ी सफलता है और इसके बारे में जानकारी की गई तो इसका पुराना भी आपराधिक इतिहास है। इसके विरुद्ध जनपद में कई मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अब खबरें उत्तराखंड से। हरिद्वार में सोमवती अमावस के अवसर पर हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और इस दौरान भक्तों ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। हर जगह हर हर गंगे की जयकार गूंज उठी। बता दें, हरिद्वार में कल रात से श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। सुबह तक हर की पौड़ी पर पैर तक रखने की जगह नहीं थी। सोमवती अमावस्या के स्नान पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है इस अवसर पर मां गंगा में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही सोमवती अमावस्या पर पितरों के निमित्त पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है। वहीं सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे। मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटकर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डोईवाला में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने रोड शो में हिस्सा लिया। रोड शो के दौरान हरीश रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराने की बात कही। हरीश रावत ने कहा, जनता भाजपा के शासन से परेशान हो चुकी है, बदलाव चाहती है। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं पर चुटकी ली। हरीश रावत ने कहा, उनकी कोई तो मजबूरी रही होगी कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। दिनेश अग्रवाल को कांग्रेस में जितना मान सम्मान मिला वो उनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलेगा।
स्टारों से हमारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ज्यादा जो है गली मोहल्ले में, गांव में, दाखिली में सब जगह लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। उनके जो स्टार हैं वो केवल झूठ को दोहराने का काम करते हैं, जो गपमारी हैं उनको दोहराने का, जुम्मों को दोहराने का काम करते हैं। इसलिए लोग अब भाजपा के स्टारों को अनसेटल्ड करने के लिए, उनको स्टारों को जो है अबदस्त करने के लिए तैयार। हमारे नेता उत्तराखंड को प्रणाम करने जरूर आएंगे और जल्दी उनका कार्यक्रम आएगा। क्या छोड़ने वाले तो मैंने कहा कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, कोई यही बेवफा नहीं होता। कई लोगों को दुनिया भर की नियामतें कांग्रेस में मिल गई, मैंने उनको शुभकामनाएं दी, मैंने कहा भाजपा में कुछ ज्यादा मिले और निराश हो तो अंधेरे में रोना, हमारे सामने रोनी मत आ। लालकुआं की लाइन पार संजय नगर वासियों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया, जिसके लिए कॉलोनी वासियों ने बैनर लगाकर नगर पंचायत की सुविधाएं दिए जाने की मांग की। संजय नगर विकास एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी ने कहा, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुसार उक्त क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किया गया था, लेकिन आज तक उसकी कोई भी सुविधाएं यहां के निवासियों को नहीं मिली, जिसके बाद बहिष्कार का निर्णय लिया गया और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक लोकसभा चुनाव बहिष्कार जारी रहेगा। ये है, हमने चुनाव बहिष्कार इसलिए किया कि भी हम चुनाव में बहिष्कार किस लिए ना करें। हम जिस समय हमारे पास 1975 का शासन आदेश है, जिस समय राजेश गांव पूरा लालकुआ होता था, उस समय लालकुआ और हम हाथीखाना संजय नगर भी हमारा राजेश गांव में आता था। राजेश गांव होने के कारण भी लालकुआ को 1979 में रेलवे पोलर के पार नगर पंचायत बना दिया गया और हमारे लालकुआं हाथीखाने को वंचित रखा गया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आज के टाइम पे कौन सी जगह ऐसी है जहां पे रोडें गांव से गांव में चले जाओ किसी भी, हम लालकुआं के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल शहर के लालकुआं के शहर के नजदीक बसे हैं। उसके बाद हमारे मोहल्ले के अंदर एक पोलों पे लाइट तक नहीं है। रोड आके देखें आदमी, रोड तक नहीं है। कहीं नालियां बिल्कुल गंदी पड़ी है। कितनी गंदगी में हम लोग रह रहे हैं। हमें वोट देके लाइन में लग के फायदा क्या है भाई? लाइन में लग के हम वोट दें, सब कुछ दें, उसके बाद हमसे कोई आके ये भी ना पूछे कि भाई तुम किस हाल में रह रहे हो, किस हाल में नहीं रह रहे हो, किस हाल कैसी तुम्हारी स्थिति है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो हमारे पास शासन आदेश है 1975 का, हमारे पास शासन आदेश है कि भाई जंगलात के वन रोपण नर्सरी के पार तक इसको लिया जाए और उसको उससे हमें वंचित रखा गया। अब जब तक हमें पूरा इसका निर्णय नहीं होगा, जब तक पता नहीं लगेगा कि हमें वंचित क्यों रखा गया है, जब तक हम इसका चुनाव बहिष्कार करेंगे। हमसे आगे कोई पूछे तो आके भी चुनाव बहिष्कार कर रहे हो तो हम कई परेशानी में तो होंगे। हमारी कोई दिल का हाल, हमारी समस्या सोचे कि भाई इनकी समस्या क्या है, हमसे पूछे तो कोई जाके। हर किसी भी तरह चले, आज के टाइम में इतना विकास हो रहा है, जगह सब कुछ हो रहा है कि हाथीखाना ही हम लोगों का मोहल्ला एक ऐसा है जिसमें कि लाइट टंकी या नाली या रोड नहीं मिल सकती हमें। 75 में एक शासनादेश तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, जो 23 दिसंबर 1975 के अनुसार राजस्व ग्राम लालकुआं की अवधारित सीमा, राजस्व ग्राम लालकुआं बनाया गया तो उसकी एक सीमा अवधारित की गई थी, पूर्वी सीमा, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि पूर्वोत्तर रेलवे पार तराई भावर वन मंडल लालकुआं वन बिलाक का रोप वन नर्सरी तक के क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। ये घोषणा की गई थी। उक्त लालकुआं नामक राजस्व ग्राम को शासनादेश दिनांक 1 जनवरी 1989 को घोषित राजस्व ग्राम को नगर पंचायत लालकुआं घोषित कर दिया गया। परंतु बड़े खेद के साथ हमें अवगत कराना पड़ रहा है कि राजस्व ग्राम लालकुआं वर्तमान नगर पंचायत लालकुआं की पूर्वी सीमा पूर्वोत्तर रेलवे पार तराई भावर वन मंडल के वन ब्लॉक के रोपवन नर्सरी तक के सघन आबादी वाले जनता जनार्दन को वर्तमान में ना तो ग्राम की सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही नागरिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जिससे कुपित होकर एक राय होकर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का हमने निर्णय लिया है। समाधान नहीं हो जाता है कि हमें या तो राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाए या नगर पंचायत घोषित कर दिया जाए, तो अगर जब तक शासन प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेगा, हमारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार जारी रहेगा।
उत्तरकाशी के गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने धौंतरी बाजार में लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गाजड़ा मंडल अध्यक्ष विनोद पोखरियाल, मंडल महामंत्री गजय सिंह राणा सहित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं विधायक ने सभी शक्ति केंद्रों के संयोजक, बूथों के अध्यक्ष और सभी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें टिहरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह के समर्थन में अधिक से अधिक मतदान करवाने का लक्ष्य रखा गया। और सभी वरिष्ठ जन, जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेतागण हमारे इस मंडल के, सब मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और सभी वरिष्ठ नेतृत्व के उसमें जो है इस कार्यालय का कार्य का हुआ। और आज हम बाजार में सभी हमारे जितने भी लोग हैं, सब व्यापारी भाइयों से, आम जनमानस से, महारानी राजलक्ष्मी जी से और जो माननीय मोदी जी का विजन है 400 पार का, उसके लिए लगातार हम यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। सबसे निवेदन कर रहे हैं, सबसे अनुरोध कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस समय गायदा से कम 80 और 90% के बीच जो है भारत। हरिद्वार में कबाड़ी गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें आसपास की 8 से 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सूचना पर पहुंची आधा दर्जन गाड़ियों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के दादूपुर गोविंदपुर गांव में कई गोदाम बने हुए हैं। अधिकांश गोदाम अवैध रूप से बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के बने हैं और यही वजह हर साल कई बड़े अग्निकांड यहाँ होते हैं। एक बजे की लग गया। इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।